Good afternoon, children. Welcome to your second year Hindi class. Intermediate second year Hindi class. Welcome. बच्चों, आज तक हम लोगों ने एक दोहा, हाँ, और क्या कहते हैं उसको, एक कविता, चार लेसन्स कंप्लीट किए हैं. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन आधुनिक काव्य जो बीत गई, पेज नंबर 17. और उसके बाद से 2 लेसन्स तो है, उनको कंप्लीट करना है गद्य भाग से, और 2 नॉन डिटेल. एक आग ख़त्म किया. नेक्स्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आई टेक गांव का ईश्वर. तो आज हम जो कविता ले रहे हैं ये है जो बीत गई सो बात गई. एक्चुअली कवि ये कहना चाहता है कि हमको हमेशा आशावादी होना चाहिए. जो बात बीत जाती है वो बीती हुई बात का अफसोस नहीं करना चाहिए. उसके लिए आगे का सॉल्यूशन क्या है, उसके आगे के बारे में क्या करना है, ये हमको सोचना चाहिए. क्योंकि जो बीता हुआ समय, बीती हुई बात फिर से वापस नहीं आ सकती है. तो इसलिए जो हो गया वो क्यों हुआ और मैं ऐसा होने का कारण क्या है, वो कारण ढूंढने के बाद में फिर से गलती नहीं करना चाहिए या उसके पहले अलर्ट रहना चाहिए. ये हमको कवि सिखाते हैं. कि यहाँ पर ये जो कवि है हरिवंश राय बच्चन, ये बहुत ही फेमस हलावत के कवि माने जाते हैं. यू नो व्हाट डू मीन हलावत. हला यानी कि शराब. इन्होंने बहुत सारी कविताएं हलावत के, शराब खाने के ऊपर ही लिखी हैं. ये कहते हैं कि घर से निकला असमझ में था वह भोला भाला, किस ओर जाऊं उसके मन में थी यह धारा. एक तरफ थी मंदिर मस्जिद, एक तरफ थी मधुशाला, किस ओर जाऊं इसी विचार में था वो बेचारा. समथिंग दैट लाइन वाज देयर. तो नेक्स्ट लाइन इज देयर चिल्ड्रन कि मंदिर मस्जिद लड़वाते हैं, मेल कराती मधुशाला. हम देख कम्युनल फाइट जो होते हैं वहाँ क्या है कि लोग जात के लिए लड़ लेते हैं, कुछ कारण से लड़ लेते हैं. पर मधुशाला में यू नो व्हाट डू मीन मधुशाला. मधु यानी कि मीठा एक्चुअली, शाला यानी कि एक जगह. मधुशाला अगर हम लोग नाम दिए तो बच्चे तुम लोग सोच सकते कि मधुशाला क्या हो सकती है. लोग जो शराब पीते हैं उसको उन्होंने नाम दिया उसको मधुशाला. उनके कविताओं के नाम है मधुशाला, मधु कलश और कुछ और क्या क्या है समझो. और कुछ मगर मधुशाला इज़ वेरी वेरी फेमस. मधुबाला, मधु कलश, निशा नियंत्रण, मिलन यामिनी, ऐसे कुछ कविता के नाम हैं. तो उन्हें सोच समझ के नाम दिया है कि यहाँ जाकर जब आदमी पी लेता है, पीकर क्या हो जाता है, मस्त हो जाता है, सारे दुख दर्द को भूल जाता है, अपने शरीर की पीड़ा को भूल जाता है. इसलिए कवि ने इसका नाम दिया है मधुशाला. हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था. और इनके पिता का नाम था प्रताप नारायण और माँ का नाम था सरस्वती देवी. इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा प्राप्त की. ये एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी के साहित्यकार भी थे और उन्होंने W.B. पिट्स की कविताओं का शोध किया है और उन्हें उसमें PhD की डिग्री प्राप्त हुई है. और सबसे बड़ी बात बच्चों, ये हमारे फेमस एक्टर महानायक अमिताभ बच्चन के पिता है. इसलिए अमिताभ बच्चन को भी ये जो बोलने की कला, बोलने की हिंदी शायद इनका विरासत में अपने पिता से मिली है. अमिताभ बच्चन भी अपने पिता के बड़े फॉलोअर थे. ये हर बात में अपने पिता के वो हमेशा बात को याद रख के उनकी प्रशंसा करते. ये तुम लोगों ने अगर देखा है तो ऑब्जर्व किया होगा. तो मैं अभी बता रही कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 की इलाहाबाद में सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में हुआ था. पूछते हैं कि हलावत के प्रवर्तक कौन है. प्रवर्तक यानी कि स्टार्टर, जिसने इसको स्टार्ट किया है. तो फाउंडर भी बोल सकते हैं इसको. तो हम कह सकते हैं कि
कह सकते हैं कि हमको कहना ही है कि हरिवंश राय बच्चन। पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. पिट्स की कविताओं का शोध कर पीएचडी की डिग्री यानी कि प्राप्त की है। 18 जनवरी सन 203 को मुंबई में आपका निधन हो गया। साहित्यिक योगदान: बच्चन की मौलिक रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, धार के इधर उधर प्रमुख है। उनकी गद्य रचना में क्या भूलूं क्या याद करूं, छुट्टी छुट्टी कड़ियाँ, नीड़ का निर्माण फिर प्रमुख है। नीड़ का निर्माण फिर प्रमुख है। विषय और शैली की दृष्टि से स्वाभाविकता बच्चन की कविताओं का उल्लेखनीय गुण है। इन्हें हलावत का प्रवर्तक माना जाता है। मैंने अभी बताया तुम लोगों को। कविता परिचय: प्रसिद्ध कविता में हरिवंश राय बच्चन ने मनुष्यों को अप्रिय बातें भूलकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मैं बताया ना कि जैसे कुछ अप्रिय घटना घट जाती है, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये बात को हमको बीत गई सो बात गई, रात गई सो बात गई। तो जब रात बीत जाती है, बीतने के बाद क्या है कि दूसरा दिन नया दिन निकलता है, नया सवेरा होता है। उसी प्रकार से जो दुखद अप्रिय घटना होती है उसको हमको भूल कर आगे की सूझ लेना चाहिए, ये कवि कहते हैं। पर बच्चों, कभी कभी जो अप्रिय घटना होती है हमारे मन में, हमारे दिमाग में, वो क्या हो जाता है, एक स्टैम्प की तरह बैठ जाती है। उसको भूलना, उसको निकालना बहुत कठिन हो जाता है। हम उसको भूल नहीं पाते हैं। पर कवि जो कहते हैं वो हमको एक संदेश देते हैं, हमको धीरज देते हैं, हमको ढाढ़स देते हैं। पर क्या हम लोग कर सकते हैं इसको? मैं तो सोचती हूँ कि हम लोग इसको शायद कर भी नहीं सकते होंगे। तो जीवन और मृत्यु ही सांसारिक जीवन का शाश्वत और परम सत्य है। जीवन और मृत्यु ही सांसारिक जीवन का शाश्वत और परम सत्य है। जो जीता है वो मरता है। और जब पैदा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। उसी समय सोचना है कि चाहे जो कोई भी पैदा हुआ हो उसका मरण तो निश्चित है, आज या कल, आगे या पीछे, कभी भी उसका मृत्यु तो मनुष्य के जीवन में निश्चित ही है। पर जब इतना निश्चित है मालूम होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है हम लोग क्या करते हैं, उसको बार बार याद करके दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था। पर मालूम है कि ऐसा होता है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इस बात को लेकर रगड़ते जाते हैं। ये जो चीज़ समाप्त हो गई उस पर निरंतर शोकाकुल होना व्यर्थ है। प्रकृति भी मनुष्य को यही पाठ सिखाती है। जीवन की इसी नश्वरता का उदाहरण कविता में है। तो जो चीज़ समाप्त हो गई है उस पर निरंतर शोक करना व्यर्थ है, उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। क्योंकि जो चीज़ खत्म हो गई है वो फिर से नहीं आती है। जो मनुष्य मर जाता है उसके बाजू बैठ कर हम लोग विलाप करते हैं, रोते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। पर कितना करने के बाद भी कोई लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं। चाहे कितनी भी व्यथा होती है वो मन से निकल नहीं सकती, पर वो मनुष्य वापस नहीं आता है। ये शाश्वत, ये सच्चा सत्य है। दुनिया को मानने वाला ये बड़ा सत्य है, ये कवि कहते हैं। प्रकृति भी मनुष्य को यही पाठ सिखाती है कि हाँ देखो, जब पतझड़ झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते, वही पत्ते जाकर पेड़ पर नहीं लगते हैं। पेड़ पर पत्ते आते हैं, दूसरे पत्ते उगते हैं, दूसरा पेड़ आता है, पर जो पत्ता गिर गया है वो फिर से नहीं आता है। रात आती है, आज जब रात आती है तो आज का दिन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जब दूसरा दिन निकलता है वो दूसरा दिन होता है, दैट विल द नेक्स्ट डे। जैसे कि आज 15 तारीख है, 10 तारीख है, 8 तारीख है, 7 तारीख है, तो कल का जब दिन निकलता है, ये जो 7 तारीख है फिर से नहीं आती, अगले महीने में आएंगे। पर ये 7 तारीख कल है वो तो हम लोग इसको नहीं मानते हैं। होता है, ऐसा नहीं होता है, ये कवि कहते हैं। यही पाठ सिखाती है। जीवन की इसी नश्वरता का उदाहरण कविता में है। आकाश में वे कई तारे टूट जाने पर भी आकाश उन पर शोक नहीं मनाता। अभी तो हम लोगों को बच्चों आकाश में तारे दिखाई नहीं देते हैं, कहीं एक आधा दुखाधा दिखता है। पर पुराने ज़माने में जब इतने लाइट्स, इतने फोकस नहीं थे, तब क्या था, आकाश में तारे ना बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते थे। पहले हम लोग जो छतों के ऊपर सोते थे, जो छत के ऊपर हम लोग सोते थे तो आकाश में तारे, बहुत सारे तारे चमकते हुए दिखाई देते थे। और कहीं से एक तारा क्या था, टूट कर एक तारा कहीं जाता था। और लोग ये मानते थे कि जब
टूटा हुआ तारा जब जाता है तो उसको देखने के बाद हम कुछ विश मांगते हैं तो हमारी विश बराबर पूरी होती है, ये हम लोग मानते थे। और हम लोग जो छत पे गर्मी के दिनों में लोग अक्सर सभी लोग अपने अपने बिस्तर लेकर छत के ऊपर जाकर सोते थे और इस चीज़ का आनंद लेते, इस दृश्य का आनंद लेते थे, नेचर का आनंद लेते थे। पर आजकल क्या है, हम लोग घरों के अंदर रहते हैं, ना किसी के पास छत है ना कुछ है, छत है तो इतने ऊपर होते हैं और हम लोग घर में एसी लगा कर, फैन लगा के, कूलर लगा घर के अंदर ही सोते हैं। ये आनंद तुम लोग आजकल नहीं ले सकते हैं, हम लोगों ने वो आनंद लिया है। तो आकाश में कई तारे टूट जाने पर भी आकाश उन पर शोक नहीं मनाता। उपवन में कलियाँ, फूल और पत्ते मुरझा जाने पर भी वो निराश नहीं होता। जो व्यक्ति जीवन की नश्वरता को समझ लेता है वह हर दुख में भी ऊपर उठ जाता है। ये कवि कहते हैं कि कलियाँ, पेड़ के ऊपर कई सारी कलियाँ आती हैं, हर कली फूल बनती है ज़रूरी नहीं है। एक कली फूल बनती है तो कई कलियाँ गिर जाती है, फूल बनने के बाद फूल झड़ जाते हैं, पर उसकी जगह पर फिर नई कली आती है, फिर नई वो बढ़ती है, फिर उसके बाद फूल आता है, फिर उसके फल बनते हैं और कभी कभी बिना फल के झड़ जाते हैं। तो क्या है, ये हमारा प्राकृतिक सत्य है, इस सत्य को हमको मानकर चलना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, मानो वह बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। उसने बताया कि जो बीत गई सो बात गई, जो बात बीत गई वो बात क्या हो गई, ख़त्म हो गई है। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। सितारा यानी कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रिय व्यक्ति था हमारे पास में। वो प्रिय व्यक्ति क्या हो गया है, एक दिन वो डूब गया है, वो मर गया है। तो क्योंकि हम लोग से बहुत प्यार करते थे, पर उसके बारे में हम शोक मनाते हैं क्या? तो कवि कहते हैं कि जीवन में एक सितारा था, मानो वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया सो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे टूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। वो पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। बहुत फेमस कविता है बच्चों, याद रखो। कवि क्या कह रहे हैं कि हमारे जीवन में एक सितारा था, हमको मनुष्य बहुत ही प्यारा था, चाहे कोई भी हो, माँ भाई बहन, प्रियतम, कोई भी हो, जो हमको बहुत प्यारा था, वो क्या हो गया, एक दिन डूब गया। डूब गए बाद उसको शोक मत मनाओ, क्योंकि कवि कहता है कि तुम अंबर के ऊपर देखो, तुम आकाश को देखो, आकाश के ऊपर कितने तारे रहते हैं। आकाश के तारे क्या होते हैं, कभी कभी टूट जाते हैं, पर आकाश कभी फिर वो तारे जाकर फिर से नहीं लगते हैं आकाश में। वो टूट गया से तारा टूट ही जाता है, पर आकाश क्या करता है, उस तारा टूटने का गम कभी भी नहीं मनाता है। तो इसलिए हमको भी गम नहीं मनाना चाहिए। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वो सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ, मुरझाई कितनी वलरियाँ, जो मुरझाई फिर कहाँ मिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। तो उसने कहा कि जीवन में था एक कुसुम, कुसुम यानी कि फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प, ये क्या पर्यायवाची शब्द है। अगर पूछा जाए कि कुसुम का समानार्थी शब्द क्या है, सिंपल वर्ड फूल का समानार्थी शब्द क्या है, पुष्प का समानार्थी शब्द क्या है, सुमन। पुष्प का अर्थ क्या है, फूल। कभी कभी पूछा जाता है, मतलब एक ही है, क्वेश्चन अलग है, समानार्थी सेम मीनिंग। पुष्प का समानार्थी क्या है, फूल, सुमन, कुसुम। या फूल के पर्यायवाची शब्द लिखो, कुसुम, फूल, सुमन वगैरह। या फिर पुष्प का अर्थ लिखो यानी कि फूल। बच्चों समानार्थी यानी कि हिंदी में हिंदी लिखना है, अर्थ लिखना है कि तुम दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, पर व्हेन दे आर आस्किंग कि समान अर्थ क्या है, यू हैव टू राइट द वर्ड हिंदी टू हिंदी ओनली। तो उसने कहा है कि जीवन में था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। कुसुम यानी कि फिर से बच्चे के बारे में, प्रिय के बारे में, प्रियतम के बारे में लिखा है। उसने उपमा, उसका एग्जाम्पल दिया है कुसुम। कभी कभी हम लोग पेड़ लगाते हैं, गार्डन लगाते हैं, गार्डन में अच्छे फूल के पौधे लगा देते हैं, प्लांट्स लगा देते हैं। कभी कभी जब कली आती है तो हम लोग क्या बताते हैं, ये देखो मेरे पेड़ को कितनी अच्छी कली आई है। जब फूल खिल जाता है उसको देखकर बड़ा खुश हो जाते हैं कि देखो मेरे पेड़ पर कितना सुंदर फूल आया है।
तो जब कोई बच्चा जो वो है उसको देखकर माँ भी उसी प्रकार से खुश हो जाती है, जैसे हम लोग उस फूल को देखकर खुश हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद क्या होता है, फूल झड़कर नीचे गिर जाता है। तो उसके बारे में कवि कहता है कि उसको देखकर तुम बड़े खुश होते थे, पर थोड़े दिन के बाद क्या होता है, वो फूल झड़कर नीचे गिर जाता है। पर बताओ बच्चों, क्या पौधा जो पेड़ है, जो पौधा है, उसके बारे में कभी शोक मनाता है, कभी दुख मनाता है? नहीं। उसी प्रकार से हमको जीवन में धैर्य रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा कवि हमको देते हैं। आशावादी कवि है। सूख गई कितनी इसकी कलियाँ, कभी कभी बिना फूल खिले ही कलियाँ क्या हो जाती है, सूखकर गिर जाती है, झड़ जाती है। पर अंबर उसके पौधा और जो पेड़ है वो क्या करता है, उसके ऊपर कभी भी शोक नहीं मनाता है। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, और सूखे फूलों पर मधुबन शोर मचाता है? नहीं मचाता। तो इसीलिए मनुष्य को जो बीत गई सो बात गई, उसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए, आगे के बारे में सोचकर आगे के बारे में रहना चाहिए। बहुत से लोग क्या हो जाते हैं कि जो बात खत्म हो जाती है उसके ऊपर डिप्रेस हो जाते हैं। अरे मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, अब मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं ऐसा रहने से ऐसा होगा, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मैं ये नहीं करूँगा। हार जीत जीवन की बहुत बड़ी एक चुनौती है, एक चैलेंज है। तो उसके अंदर से जब हम लोग उस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। आज नहीं हुआ मैं कल बराबर करके दिखाऊंगा। कल मैंने एक कर्मवीर चैनल पर देखा था कि एक जो लड़की है उसके पैर में रॉड था और उसको चढ़ना था माउंट एवरेस्ट पर। तो उसको बता दिया कि भाई तुम नहीं कर सकती है काम, क्योंकि तुम्हारे पैर में रॉड है, दोनों पैर में रॉड है, और तुम इतने ऊपर कैसे चढ़ सकती है। तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया हमारे बच्चों, जो लोग बोलते थे मैंने कान से नहीं सुना है, जो लोग बोलते थे उसको मैंने कान से सुनकर निकाल दिया है। मेरा धैर्य एक ही था कि मुझे एक टारगेट था मेरा, मैं उस टारगेट को देखकर क्या कर रही थी, मैं आगे बढ़ रही थी। और उसने उस टारगेट को, उस एम को, उस चीज़ को, उस डेस्टिनेशन को क्या किया, उसने स्वीकार कर लिया। यानी कि उस चैलेंज को उसने पा लिया है। वो एवरेस्ट पर जाकर वो जीत ली है उन्हें, और उसका नाम आज गिनीज बुक में है। पर उसके दोनों पाँव में थे, मैंने उसको देखा कोई लंगड़ती हुई चल रही है, पर उसने जो उसका जो एम था उसको उन्हें पूरा कर लिया। तो बच्चों, कभी भी ज़िंदगी में कभी भी तुमको कोई कठिनाई आने दो, कोई निराशा आने दो, हमेशा हम सक्सेस होते ऐसा नहीं है। कभी कभी हम लोग नहीं भी होते हैं, तो उस चीज़ से हार कर हमको कभी बैठना नहीं चाहिए। कभी कभी तुम चींटी को देखते हो, तो यह चींटी क्या करती है, एक दाना लेकर ऊपर जाती है। जब दाना लेकर जब चींटी ऊपर जाती है, ऊपर जाते जाते क्या हो जाती है, एकदम फिसल कर गिर जाती है। फिर क्या करती है, उस दाने को लेकर फिर वो ऊपर जाती है। तो पर वो उस दाने को जहाँ उसको लेकर जाना है, उसके लिए पीछे वो कभी भी हार नहीं मानती। उसको जहाँ लेकर जाना है उसको बराबर लेकर जाती है। चिड़िया घोंसला बनाती है, पेड़ के ऊपर घोंसला बनाती है, घास फूस लकड़ी टुकड़े सब लाकर क्या करती है, वहाँ पर जमा करती है। उसकी कितने की काड़ियाँ, चिड़िया कितनी छोटी सी रहती है, उसकी चोंच कितनी छोटी सी रहती है, कहाँ से वो घास फूस दाने क्या कहते हैं काड़ियाँ लेकर आती है वो, और काड़ी जमा जाती कितने की गिर भी जाती है। फिर क्या करती है, मगर उसको गिरने से वो नीचे के नहीं उठाती, पर फिर से लाकर क्या करती है, एक बड़ी से अच्छे से घोंसले का निर्माण करती है, उसके अंदर अपने बच्चों को रखती है। तो ये है कि मनुष्य को कभी हारना नहीं चाहिए। ये कविता है बच्चों। मुझे याद क्यों नहीं आ रही है कविता। इस लाइन में कल आके बोले मुझे याद है, पर अभी याद नहीं आ रही। तो ये हमको लिखना है। तो बीत गई बात का सारांश 5-6 वाक्य लिखे, एक 5 और 6 वाक्य में। हरिवंश राय बच्चन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में 1903 में हुआ था, और इन्होंने इनका जन्म छोटे से इलाहाबाद के छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा प्राग यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। इनके माता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माँ का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी की डिलीट की, अंग्रेज़ी में एमए करके इसका नाम क्या है, कवि डब्ल्यू पीट्स की कविता पर शोध कार्य पीएचडी किया है। ये हम लोग लिख सकती है प्रसिद्ध महानायक महानेता
अमिताभ बच्चन के पिता है। और इनके प्रसिद्ध कविताओं के नाम है मधु कलश, मधुशाला, मधुबन, निशान निमंत्रण, मौन निमंत्रण, नीड़ का निर्माण वगैरह इनकी कविताओं के नाम हैं। ओके। और ये इलाहाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। बीत गई सो बात गई कविता में प्रकृति के माध्यम से क्या प्रेरणा मिलती है कि हमको हमेशा जो चीज़ खत्म हो जाती है उसको सोचते नहीं बैठना चाहिए, उसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। हमको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना चाहिए। आगे जो बात हो बीत जाती है उसको भूल कर आगे क्या करना है, आगे कैसा जीना है, यही सीख हमको इस कविता से मिलती है। इलाहाबाद के प्रवर्तक कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। टूटे तारों पर कौन शौक नहीं मनाता? अंबर शौक नहीं मनाता। कवि किन बातों को भूलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं? बीती बातों को भूलकर कवि आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग, इलाहाबाद के छोटे से गांव में। दो कविता है बच्चों भी। और अब मैं सोच रही हूँ कि एक, हाँ बच्चों ये है, देखो हमारे पेज पाठ्य पुस्तक अगर तुम्हारे पास में है तो पेज नंबर 140 हमको ये एग्ज़ाम में देता है कैसा एक क्या कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन देते हैं कि, और उसके नीचे ना कुछ क्वेश्चन देते हैं, कैप्शंस देते हैं। उसको देखकर हमको क्या करते हैं, क्वेश्चन देने के बाद हमको उसका आंसर, उसको पढ़कर आंसर लिखना है। तो यहाँ पर एक देखिए कि 149 पेज पर जिद करो, जागरूक ग्राहक बनो। तो ग्राहक यानी कौन? कस्टमर्स के लिए वो हमेशा एक अलर्ट रहने के लिए पार्ट बताया गया है। तो अरे बहुत बारीक है। तो यह विज्ञापन किसके बारे में है? बहुत बारीकी कल पढ़कर बताऊंगी। अच्छा बच्चों, तुम लोगों को ये तो कल मैं पढ़कर बताऊंगी, मैं स्पेक्स लेकर आकर। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय समास? समास मालूम बच्चों तुम्हारे को? समास में क्या है मालूम? समास एक सामूहिक शब्द है। दो शब्दों को जुड़कर एक समास बनता है। और समास के 6 भेद है। अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास में दोनों पद यानी कि दो शब्द, जैसे कि आजीवन, दोनों पद क्या है? प्रमुख माने जाते हैं। और मरण एक शब्द होता है, यथा विधि। तो इस विधि क्या है? एक प्रक्रिया है। मरण भी क्या है? निश्चित है। मरण, तो जो है तो उसके अंदर जो सेकंड शब्द है मरण, जोड़ने से मरण, उसका अर्थ बदल जाता है। मरण, तो मरण निश्चित है, पर आमरण यानी कि मरे पर्यंत, तो इसको क्या करते हैं? अव्ययभाव समास माना जाता है। दिन दिन, रात रात, घर घर, ऐसे दो शब्द भी क्या होते हैं इनकी, एक शब्द को दो बार बोला जाता है, वो भी अव्यय समास माना जाता है। तो अव्यय समास में ये समझिए, यथाशक्ति, यथाविधि, निडर, प्रतिवर्ष, आमरण, ये क्या है? अव्ययभाव समास के उदाहरण है। उसके बाद से नेक्स्ट समास आता है हमारे पास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्ति होती है, 8 प्रकार की विभक्ति होती है। कर्ता, कर्म, करण, संबोधन वगैरह। तो जैसे कि कर्ता, करने वाला, कर्म जो कर्ता जो कर्म करता है इसको कर्म, कर्ता कर्म क्रिया, जो काम हम लोग करते हैं। तो ये इसके आधार पर क्या है? समास की तत्पुरुष समास को हम लोग
पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर हिंदी में कोई यूज़ द सुटेबल वर्ड जैसा आता है, तो सपोज टॉकिंग अबाउट द नदी किनारा, तो यहाँ पर नदी किनारे में एक वर्ड इज मिसिंग। कौन सा वर्ड मिस है? का। नदी का किनारा। रसोई घर, व्हाट इज मिसिंग? रसोई घर। रसोई घर क्या है? रसोई, खाना बनाने के लिए घर, के लिए इज मिसिंग हियर। तो ये तत्पुरुष समास में क्या, इसके भेद माने जाते हैं, तो इस प्रकार से इसको पहचान जाता है। द्विगु समास में होता है नंबर, पंच, चतुर्थ, चौरास्ता, सप्तऋषि वगैरह, क्या कहते हैं, पंचवटी, और बहुत सारे ऐसे हैं। अभी एग्जाम्पल देकर बोलूँगी मैं, नाउ आई एम टेलिंग यू ओरली। द्विगु समास में क्या है, दो शब्द होते हैं, और दोनों शब्द भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि माता पिता, माँ और बाप, दाल रोटी, दाल और रोटी। क्या खाए भाई आज? हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, बताते समय क्या बताते हैं कि दाल रोटी, दाल और रोटी। दाल रोटी नहीं खाते, दैट मीन्स सिंपल फूड वी हैव इट, ये बात हो जाती है। तो ये द्विगु समास है। द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास, ये थोड़ा पहचानने में तुमको कठिन है, इसके लिए मुझे बोर्ड का प्रयोग यूज़ करना पड़ेगा। बोर्ड और चॉक, आई नीड इट फॉर दैट। Okay, thank you children, thank you very much.